नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से एक नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं द वर्ल्ड दिस वीक डिकोडिंग 24x7 और चैक सिंप्लीफाइज के सौजन्य से। हमेशा की तरह मेरे साथ तैयार बिल्कुल उत्सुक बैठे हुए हैं मेजर जनरल कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑल क्वाइट ऑन द ईरान फ्रंट, सो टू से इट्स अ नॉर्मल थिंग, टिक टैक चलती रहती है, पर मेरे ख्याल से हमारी नेबरहुड में काफी कुछ हुआ है, तो लेट्स सी आगे क्या है। एब्सोल्युटली ऑल क्वाइट ऑन द ईरान फ्रंट। जो हो रहा है वो चल रहा है एक तरीके से स्टेलमेट है, ना आगे ना पीछे। एक तरीके से देखिए, मामला ये सेटल होता हुआ लग रहा है। आगे क्या होता है वक्त बताएगा। लेकिन हमारे पास भारत देश में पिछले 15-20 दिन में बहुत से विजिट्स हुए हैं, बहुत से उच्च स्तरीय लोग आए हैं और इनके ऊपर जरा विशेष करके ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी चीज जो हुई है मेरे विचार में, और अब है आप अपने विचार पेश करिएगा, ये जनरल जो थे मिन ऑन्ग म्यांमार के, ये जो हैं पहले हुंटा के जनरल थे, अब वो बने हैं प्रेसिडेंट। उनका पहली विजिट कहां होती है? भारत। 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 5 दिन के लिए। चीन को एक साफ मैसेज दिया जा रहा था क्या? अगर चीन को मैसेज दिया जा रहा था तो वो मैसेज क्या था? दूसरी बात यहां पे आती है, इनसे जरा सा पहले क्वाड की मीटिंग हुई थी यहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स की, और उसमें एक चीज के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था, वो था क्रिटिकल मिनरल्स। चीन के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कहां से आते हैं? म्यांमार से। म्यांमार और भारत के बीच में जो आपसी तालमेल है, चाहे भले ही पब्लिकली ज्यादा ना हो, लेकिन हमें पता है, हमने कई सारे अटैक्स भी किए म्यांमार की धरती में टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने हमारा समर्थन ही किया, हमें इंटेलिजेंस दी। हमारे लिए सब है बहुत क्रिटिकल कि मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, जहां पे हमारी तरफ से जरा बहुत अगर इंसर्जेंसी होती है तो हमें म्यांमार का सपोर्ट चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए जरूरी हैं। कालाधान प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके लिए अगर हम बाईपास करते हैं चिकन स्नेक को या वहां पे डिपेंडेंस कम करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरे के पूरे चीज को कैसे देखते हैं? खास करके ये जो विजिट हुई है, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ये अभी आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो हम ये समझें कि ये आदमी जो था, जो जनरल, वो आया कौन? वो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो चीफ रह चुका है। और हम क्यों नहीं अभी तक बातचीत कर रहे थे? हम लोग शायद अपने दोनों तरफ हमने पासे डाले हुए थे। आंग सान ची की जो पार्टी भी है और मिलिट्री टेक ओवर को हमने इतनी ओपनली जो था रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्योंकि मिलिट्री जो थी वो टेक ओवर के बाद रेबल से काफी उनको डिफीट्स मिल रही थी और उनका कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सब जगह कम हो गया था, बल्कि 20% ऑफ द कंट्री कहते थे इनके पास रह गई है। लेकिन पिछले 3-4 साल में आर्मी ने रिकवर किया है ग्राउंड। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज किए। जो रेबल्स, इंसर्जेंट्स जो थे वो ड्रोन वॉरफेयर कर रहे थे, तो ये रशिया से इन्होंने हेल्प लेके अपने को ट्रांसफॉर्म किया है और मिलिटरीली इन्होंने जगह ली है। डिप्लोमेटिकली इनफैक्ट बूट्स ऑन ग्राउंड वाली पॉलिसी, सिटीज इन्होंने होल्ड की और ड्रोन अटैक्स करके रेबल्स को इन्होंने काफी कब्जे में कर लिया है। ऊपर से डिप्लोमेटिकली इन्होंने चाइना को, क्योंकि जैसे इनके थ्रू भी चाइना बे ऑफ बंगाल में आना चाहता है, सीमेक बोलते हैं, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसका लिवरेज लेते हुए इन्होंने बोला कि जो ये नॉर्थ ईस्ट में रेबल्स है, जहां पे आपके क्रिटिकल माइनिंग हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स की, उस इलाके पे उन्होंने सपोर्ट फ्रॉम चाइना बंद करा दिया। अमेरिका की तरफ से क्या था, पहले एनजीओ खूब थे, जैसे हमारे वहां भी थे, उनके थ्रू पैसे आ रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हो रहे थे और पैसे जा रहे थे इनके पास, रेबल्स के पास। ट्रंप ने जो एनजीओ को बंद किया तो उससे भी उनको वीक पड़ा है। तो अभी मिलिट्री इज वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। और अब वो एक उन्होंने चाइना पे सिंगल डिपेंडेंसी को छोड़ते हुए थोड़ा मल्टीपोलैरिटी को देखा और इंडिया की तरफ उन्होंने रादर ब्रिक्स की तरफ उन्होंने ध्यान बटाया है, मॉस्को से भी, इंडिया से भी, और चाइना को थोड़ा सॉफ्टन कराया है। इस परिपेक्ष में उनका ये आप विजिट देखिए। और जहां तक आंग सान ची का सवाल था,
वो वहां पे भी एक नॉर्थ साउथ का डिवाइड है। साउथ में बुद्धिस्ट चाहते हैं जो ये इरावती बेसिन में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस और ये जो रेबल्स है मुस्लिम अपने रोहिंग्या एरियाज, इसमें अलग इक्वेशन चलता है। तो मिलिट्री गवर्नमेंट ने अभी वाली छोड़ के थोड़ा रिप्रोचमेंट भी किया है। जो हार्ड लाइन आंसिंग चुई का था वाला उसने छोड़ दिया है। तो वो कंट्री को दोबारा कंट्रोल में लाके एक इकोनॉमिक पावर की तरह लाना चाहते हैं वापस, और अपने लीवर्स जो है वो ठीक से कंट्रोल कर रहे हैं। इंडिया के साथ वो अपने रिलेशंस ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस तो परसेप्शन अच्छा ही है। और चाइना के बजाय इंडिया पे भी अगर वो देंगे, और इंडिया को कनेक्टिविटी उन्होंने जो अश्योर की हुई है टू थाईलैंड एंड ऑल, तो काफी कुछ उन्होंने सोच समझ के किया है। और आज इंडिया समझता है कि थाईलैंड जो है, सॉरी म्यांमार जो है, वो उसकी जो जुनता है या मिलिट्री है एक इस पोजीशन में है कि कंट्री को कंट्रोल कर सके, और इस पोजीशन में है कि जो प्रॉमिस कर रहा है हमें वो हमको डिलीवर कर देगा। जबकि जो दूसरी गवर्नमेंट है जिसको उन्होंने ओवरथ्रो किया है, प्रैक्टिकली उनका कोई कंट्रोल है नहीं। तो इसमें चाहे हमें कनेक्टिविटी चाहिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट से उनके क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, चाहे हम अपना कालेदान कॉरिडोर सतवे पोर्ट की तरफ से कनेक्टिविटी चाहिए थ्रू बे ऑफ बंगाल, वो भी देंगे। और जो हमारे म्यांमार और इंडिया बॉर्डर पे नागा, जो कुकी, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको इफेक्टिवली सॉल्व कर देंगे। और एक जो लास्ट इनका ग्रुप बचता, अराकान आर्मी जो बचता है मिलिटेंट ग्रुप, वो प्रैक्टिकली बुद्धिस्ट है और उनकी प्रो इंडिया लीनिंग्स हैं। तो इस सब कुछ को देखते हुए लगता है दोनों गवर्नमेंट्स ने एक अपना अच्छा तालमेल बैठाया है। एंड इंडिया म्यांमार को एक अट्रैक्टिव सेकंड पार्टनर लग रहा है चाइना के साथ। विदाउट एंटेगोनाइजिंग चाइना उन्होंने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है, और ये पहला फॉरेन विजिट बाय द प्रेसिडेंट टू इंडिया बहुत मायने रखता है। अब आगे उम्मीद यही है कि वो डिलीवर करेंगे, और हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान को हमारा जो कनेक्टिविटी है वो हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत चाइना की तरफ अभी रिप्रोचमेंट की तरफ देख रहे हैं। तो शायद ये एक ऐसी रणनीति में इस इलाके को फॉरेन इंटरफेरेंस हम बचा रहे हैं। सही बात जी। है। देखिए, चाइना के लिए म्यांमार इंपॉर्टेंट क्यों है? आप अगर हिस्टोरिकली देखते हैं, पिछले 3 साल 4 साल का अगर आप देखते हैं, तो चाइना का जो ट्रेड है म्यांमार के साथ सडनली स्पाइक अप करता है। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ यहां पे आते हैं। जैसी रेयर अर्थ के उनको एक्सेस मिलती है, और म्यांमार में रेयर अर्थ माइनिंग की वजह से वहां पे कई सारे लोगों को जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो होने लगी हैं, क्योंकि रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन एक बहुत ही कठिन चीज है और बहुत एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली है। चाइना ने कहा कि हमारा नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान जा रहा है, उसी टाइम कहा जब रेयर अर्थ आने लगे। अगर आपको चाइना को नीचे करना है, या कम से कम चाइना के साथ डी-रिस्क करना है, तो म्यांमार का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। एक दूसरी बात, एक पोर्ट है क्वेम्पू। क्वेम्पू पोर्ट जो है, जो आपने एल्यूड किया था, सीमैक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसका एग्जिट पॉइंट है इनटू बे ऑफ बंगाल। ये पोर्ट जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, बनिस्बत इसके की पाइपलाइन है, रोड है, और रोड के 200-250 मीटर दोनों तरफ, पाइपलाइन के दोनों तरफ वो सारी जमीन चाइना ने खरीद रखी है या ले रखी है। उसके बावजूद ये हो नहीं रहा है, क्योंकि वो जो वहां पे फोर ब्रदर अलायंस चल रही है नदर्न एरिया में, और अराकान आर्मी जो है वो चाइना के साथ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। उसका टिल्ट जो है वो हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा है। वो भी आपने बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात जो आपने कहा, जो हम लोगों ने बात की थी, वो थी कालादान प्रोजेक्ट। और इस सब का फाइनल नतीजा क्या है? हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारा आसियान की तरफ जो हमारी दृष्टि है, उसके ऊपर हमें जरा पैनी धार रखनी है। और यहां पे देखिए, एक इन पासिंग में आपको छोटी सी बात बता देता हूं। लाओस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, पहली बार लाओस से कोई यहां पे आ रहा है, और लाओस को ये कहते हैं कि वो चाइना का सैटेलाइट है। अगर ऐसा है तो क्या लाओस भी म्यांमार की तरह डी-रिस्क करता है? चलिए एक कदम आगे निकलते हैं। हमारे पसंदीदा पड़ोसी पाकिस्तान, पसंदीदा पड़ोसी पाकिस्तान, और वहां पे एक इलेक्शन हो रहे हैं, वो है
गिलगिट बाल्टिस्तान में। गिलगिट बाल्टिस्तान के जो इलेक्शंस हैं, ये अपने आप में सब कहते हैं कि तो एक और नमूना होगा वोट चोरी का, क्योंकि मुनीर और शहबाज शरीफ वगैरह सब यहाँ पे, मुनीर तो ऑफकोर्स नहीं, लेकिन आर्मी के करीब 30,000 सोल्जर्स और ऑफिसर्स पंजाब से इधर आए हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, और इस एरिया की नाकेबंदी कर ली है 20 जून तक। क्यों? क्या उनको डर लग रहा है कि वो अपने पसंदीदा गवर्नमेंट जब यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे कुछ होगा? गिलगिट बाल्टिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है और हमें इसमें इसकी तरफ हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, अभय आप कुछ बताइए। देखिए, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, आजाद कश्मीर से लेके नॉर्थ में गिलगिट बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर तो कोई 13-14% है, 70-80% तो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो पाकिस्तान के पास चला गया था 1949 में। ये भी एक वो भी धोखे बड़ी, के साथ, ये भी एक वो भी कहानी एक है। धोखे में, आपको याद होगा मेजर ब्राउन ने मेजर वहां पे ब्राउन ब्रिगेडियर साहब जो थे उनको मार के अपने ऑफिस पे पाकिस्तान का झंडा कर दिया था। और मेजर ब्राउन ने मुस्लिम सोल्जर्स को लेके डोगरा सोल्जर्स को और गुरखास को मरवाया था, और उसके बाद उन्होंने जो वहां का कमिश्नर था, गवर्नर था, उसको अरेस्ट किया और पूरी फौज को जो है, पूरे इलाके को उन्होंने अपने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। उसके लिए उनको क्या मिला? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिला। और इधर पे जब हम उसको वापस लेने के लिए हमारी फौजों ने एडवांस शुरू किया था, तो माउंटबेटन ने ही नेहरू को एडवाइस किया कि सीज फायर करके यूएन के पास चले जाओ। तो ये हमें एक ब्रिटिश लेगेसी मिली हुई है और यही चली जा रही है। लेकिन आज की तारीख में जो पाकिस्तान का ऑपरेशन है, दोनों आजाद कश्मीर में, ये पीओके में भी और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी, वो हद को पार कर गया है। और लोकल लोगों को यही कहना है कि हमारा हक मारा जा रहा है। इलेक्शन में भी हमारे बंदों को वो खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, लोकलों को अपने लोग लाके वो वहां पे इलेक्शन में खड़ा करते हैं। पिछले साल भी काफी इस इलाके में लड़ाई झगड़ा हुआ था, खून खराबा हुआ था, 10 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान वालों ने जो फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि ठीक है, आपके लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ क्या नहीं। उनके बड़े सिंपल से वो है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ से जाती है, उसी का आप पैसा जो हमसे ज्यादा ले रहे हो। आईएमएफ के चक्कर में उन्होंने रेट और भी बढ़ा दिए हैं। आटा चावल इसके लिए प्रॉब्लम है, मेडिकल उनके पास है नहीं। और कहते हैं हमारे सारे जो बलूचिस्तान की शिकायत है, हमारे सारे रिसोर्सेस आप इस्तेमाल कर रहे हो और पंजाब भेज देते हो, वही इनकी भी शिकायत है। और मेनली ये शिया इलाका है। जब अभी खमेनी की डेथ हुई थी ईरान में, तो यहाँ पे बहुत दंगे हुए थे, उसमें भी फायरिंग वगैरह हुई थी। और उस समय मुनीर का जो शिया लीडर्स को, जो पाकिस्तान के शिया लीडर्स थे, उनको जो बदतमीजी से उसने बात की थी, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप ईरान चले जाओ, तो वो ये लोग भूले नहीं है। तो इनकी, और तीसरी तरफ ये अपने को जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले लोग हैं, पाकिस्तानी अपने को मानते नहीं है, या तो बोलते इंडिपेंडेंट, या फिर उनकी ज्यादा अलायंस या जो है वो हमारे कारगिल की तरफ के लोगों के लिए है, जो कि वो भी शिया कम्युनिटी से आते हैं। तो इसी के बीच में जो है पाकिस्तान और इंडिया ने अभी जो अनाउंस किया है, और इंडिया के मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि आप इलेक्शन कैसे कर सकते हो, तो हमारा इलाका है। तो ये सब कुछ लेते हुए जो है, अभी लगता है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इसकी आड़ में ये भी बोलते हैं कि काफी लॉन्च पैड्स जो है टेररिस्ट के, उधर की तरफ को एलईटी के और उनके जो प्रॉक्सीज है वो उधर को आ रहे हैं। शायद इंडिया की तरफ कुछ करेंगे ताकि लोगों का दिमाग जो है इस इलाके से और इस अनरेस्ट से हट जाए। देखिए आगे होता क्या है, क्योंकि खून खराबा तो जरूर होगा, क्योंकि लोग वहां के मानने वाले हैं नहीं। करेक्ट। और देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। एक तरफ क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया, रावी नदी को बिल्कुल सुखा दिया है, चेनाब के से हम डाइवर्ट कर रहे हैं पानी, और उनको ये लगने लगा है कि हमारे पानी का क्या होगा। इंडस नदी जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से ही अंदर आती है पाकिस्तान के अंदर। उनके जो सबसे बड़े डैम है तरबला और मंगला, वो हेवीली सिल्टेड हैं, 30% से कम उसमें स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका जवाब उन्होंने निकाला डैमर बादशाह। डैमर बादशाह पाशा डैम जो है
वो गिलगित बाल्टिस्तान में है, चीन बना रहा है। और लोग चीन से खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने उठा के इस एरिया को अपना मान रखा है, कुछ एरिया को नो गो जोन्स बनाए हैं। और अगर पाकिस्तान को वाटर सिक्योरिटी चाहिए, डायमर बादशाह बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरशेड पाकिस्तान का सब यहीं पे है, ये एक चीज है। चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी एरिया से ऊपर जाता है। सक्सम वैली जो दे रखी है चीन को पाकिस्तान में, उसमें एक क्लॉज है, वो ये है कि जब तक इस एरिया का फाइनल सोल्यूशन नहीं होता तब तक सक्सम वैली पाकिस्तान के पास, सॉरी चीन के पास है, लेकिन जब भी वो होगा चीन नए ऑक्यूपेंट के साथ रीनेगोशिएट करेगा। मतलब अगर हिंदुस्तान के पास आ जाती है या इंडिपेंडेंट हो जाती है जगह, तो चीन को समस्या होगी, पाकिस्तान को तो होगी। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर मुझे पानी चाहिए और बिना पानी के सूखा उनको पास पड़ने वाला है, उनको यहाँ फोकस करना है। चीन भी यहाँ पे फोकस कर रहा है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस जगह से हमें डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट बॉर्डर में जाता है अफगानिस्तान, और उस सेंट्रल वहीं से एशिया। सेंट्रल एशिया हम सीधे पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। और यही देखिए, अभय, जैसा आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि भाई आप यहाँ पे इलेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये हमारी जमीन है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त में बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता ये सही समय है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान का कुछ रिप्रेजेंटेशन JNK में असेंबली में दे दें, क्योंकि वहां पे सीट्स वेकेंट रखी हैं POJK और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए? क्या विचार है? जी, ये तो हमारे उस समय के नेताओं की या जो गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छी दूर की सोच थी कि ये एक वो 12 सीटें जो हमने छोड़ी भी है वो हमारा क्लेम दिखाती है उस इलाके पे, और ये पुश्तें भूल नहीं जाएं, इसलिए ये वहां पे हमेशा वेकेंट रहती है सीट्स, याद दिलाने के लिए कि ये एक अधूरा एजेंडा है। अभी अगर हम वहां के लोगों के नुमाइंदों को यहाँ पे इलेक्शन कराना चाहें तो वो आपको कोई एग्जाइल से ही हो सकता है, नहीं तो वहां के आदमी तो आ नहीं सकते। वो यूके वगैरह में जो उनके इन एग्जाइल है वहां से लोग आ सकते हैं, लेकिन वो उस मुद्दे को उठा नहीं सकते। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारा ऑप्शन है कि हम इलाके को अपने में मिला लें। उसमें मिलिटरीली काफी कॉस्ट है और हम अभी शायद लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनको यहाँ ला के हमें इतना फायदा है जितना कि हमें उसको एक टेंटर हुक्स में रखने में फायदा है। और दूसरा, अगर जब तक सीट्स खाली है तब तक हमारा हक तो बनता ही है। तो शायद आने वाली पुश्तों में जब जियोपॉलिटिकल थोड़ा हो जाए, हो सकता है गिलगित बाल्टिस्तान सेपरेट स्टेट हो जाए, वो भी हमको सूट करता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट वो तो कर सकते हैं। ये इट वाज दैट इज व्हाट चाइना इज आल्सो सेइंग। तो हमारे को अभी वहां पे जो सीट भरनी है, मेरे ख्याल से खाली रह के ही हम ज्यादा उसको जियोपॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। भरने में हम एक्सप्लेन करने लग जाएंगे कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए, कैसे हमने इलेक्शन किया, वो हम डिफेंसिव हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी इतना ही है कि वहां जो इम्प्लोजन हो रहा है, जो अंदर की आग जल रही है, उसको जलने दो और अपना यहाँ से जो है क्लेम को आप बनाए रखिए। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए, उनसे पहले मार्को रूबियो आए। मार्को रूबियो कब आए? जब चीन के साथ ट्रंप की वो समिट हुई थी शी जिनपिंग के साथ, वो समिट एक तरीके से फेलियर ही मान के चलिए। मार्को रूबियो आए, सडनली अमेरिका को क्वाड याद आ गया, और क्वाड याद आया उसके बाद अमेरिका को लगा कि कुछ तो हमें हो, क्योंकि वहां खाड़ी में कुछ हो नहीं रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो हमारे पास कोई तो सक्सेस मिले, तो उन्होंने कहा ट्रेड करते हैं। और ट्रेड में भारत को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने उठा के पहले सेक्शन 301 का फाइंडिंग निकाल के बोला हम 12.5% तक आपके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, ये विचार ही कर रहे हैं। फिर मार्को रूबियो ने कहा कि देखिए हमने जो एग्जेम्पशन दिया है रशियन ऑयल के ऊपर, हम वो वापस भी ले सकते हैं। उधर ट्रेड की बात भी हो रही है। ये क्या दिख रहा है आपको? क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो वाला काम चल रहा है, या अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ट्रेड डील में इंडिया के साथ?
देखिए इंडिया के साथ ट्रेड डील तो इनएविटेबल है, इंडिया को भी चाहिए और यूएस को भी चाहिए, ये तो मानने वाली बात करेक्ट, है। लेकिन कौन राइट, झुकेगा एब्सोल्युटली। और किसकी शर्तों पे होगा, वो चीज जो है अभी देखनी पड़ेगी। और दूसरा, इस ट्रेड डील, यही सोच के अमेरिका का तो यही सोचना है कि मैं इस ट्रेड डील में जो टैरिफ लगा रखे थे नहीं कर रहा हूं, तो इंडिया ब्लीड कर रहा है। लेकिन इंडिया ने अपने जो एक्सपोर्ट्स थे वो डाइवर्सिफाई किया। अभी ओमान में ही अगर आप देखिए, फिनिश गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, कितनी चीजें ओमान और इधर के जा रही है। तो हम जितने भी ये बायलैटरल कर रहे हैं यूरोप के साथ, ईयू के साथ, उसमें हमने तो डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन हाँ, अमेरिका तो एक मार्केट है जो हमें चाहिए। तो इस बात को वो एक बार्गेनिंग चिप लेके इंडिया को रशिया से अलग करने का उनका एक कोशिश है कि इंडिया ऑयल ना ले रशिया से। क्योंकि अभी उनके मेनली उनका यूक्रेन खत्म नहीं हो रहा है। यूक्रेन खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि रशिया की इकोनॉमी खराब नहीं हो रही है। रशिया की इकोनॉमी खराब इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ईरान में अटैक करके उसको रशिया का ऑयल दोबारा डी सैंक्शन करना पड़ा था, खोलना पड़ा था। तो अपनी ही हरकतों से वो रशिया के खजाने में पैसे, तेल के पैसे भिजवा रहा है। लेकिन चाहता है कि जब वो हो या पूरा ना हो, दुनिया में तेल के दाम कहाँ पहुंचे, पर हिंदुस्तान जो है वो रशिया को मदद ना करे। और रशिया जिसको उसने एक विलेन बना रखा है, उसको, उससे इंडिया को दूर करने के लिए ट्रेड के जरिए वो पैंतरे कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने F-35 हमको ऑफर किया था, हम उसको इवेलुएट करके छोड़ दिया। और अभी हम Su-57 का बहुत 57। ज्यादा चर्चा में आ रहा है। तो वो एक और चीज है, क्योंकि अगर वो ट्रेड डील होता है तो फिर से पैसे जाते हैं रशिया के पास। और इंडिया जो है वो रशिया चाइना RIC एक्सेस, रशिया इंडिया चाइना एक्सेस, उसकी तरफ जा रहा है। और रशिया इंडिया चाइना, बी लगा दो ब्राजील, ब्रिक्स। ब्रिक्स को देख के तो ट्रम्प पहले दिन से ही जो है खौफ खाता है और उसने कसम ले रखी है कि ये ब्रिक्स को वो बनने नहीं देगा। तो अभी उसके पास वो सोच रहा है, जब दुनिया में इतना वो हो रखा है, इंडिया को जो एक मेजर उसका पिवट है साउथ ईस्ट में, उसको पास भी रखना है। लेकिन वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रहने भी नहीं चाहता। तो अपनी प्रेशर उस पर डालेगा कि रशिया से दूर हो जाए। ना तो वो लव हेट रिलेशनशिप है, ना तो हमको वो अपने जाने दे सकता है, ना वो हमको आने के लिए शर्तों मानने के लिए तैयार है। तो ये अभी उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, वो अभी क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से इंडिया तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां हमें सबसे अच्छा डील मिलेगा, जो देश के लिए अच्छा है, हम वही करेंगे। बिल्कुल सही। और यही देखिए क्या हुआ, क्वाड के जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, इसमें हालांकि एक कॉन्क्रीट प्रपोजल जो हुआ वो मूट हुआ, वो था फिजी में हम एक पोर्ट बनाएंगे मिलके। और फिजी है ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड में। रेयर अर्थ के ऊपर समझौते हुए हैं, टेक्नोलॉजी के पे हुए हैं, ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा था कि बायलैटरल्स क्या हुए, इंडिया और जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर भी यहां पहुंच गए क्वाड की मीटिंग के तुरंत बाद। वहां जापान के फॉरेन मिनिस्टर जो शैंग्रिला डायलॉग्स में सिंगापुर में थे, उन्होंने वहां पे एक तहलका कर दिया ये कह के कि अब मैं चाहता हूं कि क्वाड डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो और मैं जा रहा हूं हिंदुस्तान कुछ ही दिनों में, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। डिफेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के इधर आ चुके हैं। हमने 10 साल का जो हमारा समझौता था अमेरिका के साथ, डिफेंस पैक्ट, डिस्पाइट ट्रेड सैंक्शंस वगैरह सब कुछ जो हो रहे थे, हमने वो एक्सटेंड कर दिया। ये साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान के पास ऑप्शंस और भी ज्यादा हैं। और डिफेंस के लिए इन जस्ट पासिंग कुछ ही दिन पहले की बात है जब भारत सरकार ने कहा है कि हम 20,000 करोड़ से ज्यादा का लागत के ऊपर हम ड्रोन्स खरीदेंगे मेड इन इंडिया। ये सब तो अपनी जगह पे है। पुतिन उधर कह रहे हैं कि हम आपको Su-57 देंगे बिना रिस्ट्रिक्शन के, आपको जो करना है आप करिए। उधर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारी बात मान ले, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इन सब के बीच में आ जाती हैं डेल्सी रॉड्रिग्स, वेनेजुएला की प्रेसिडेंट। आप इनके विजिट को कैसा देखते हैं? देखिए, इंडिया ने तो हमेशा ही बोला है कि
हम जहां से भी हमें एनर्जी मिलेगी और हमारे देश हित में होगा, हम उससे बात करेंगे। अभी जब हमारे ऊपर ईरानियन ऑयल और रशियन ऑयल पे बैन लगा था, तो इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था उस समय कि अगर आप दुनिया में से रशिया का ऑयल हटा देते हैं और ऑल्टरनेट आप नहीं देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? या तो आप ईरान का ऑयल खोलिए या वेनेजुएला का ऑयल खोलिए। ये तब भी हमारा था। और वेनेजुएला में अब सबको याद होगा, ओएनजीसी का पहले ही वहां पे वो था, ऑयल वेल से प्लेटफॉर्म हमारे थे, 500 मिलियन का ऑयल वेल्स वहां पे investment है। है। तो मतलब वेनेजुएला हमारे पहले से ही एक पार्टनर था एनर्जी सिक्योरिटी में। और जहां तक कि वेनेजुएला का हेवी क्रूड है, उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम लोगों के पास है। इंडिया में अपने जामनगर में अपने रिलायंस की रिफाइनरी जो है, उसमें हेवी क्रूड को प्रोसेस करते हैं। थोड़ी ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, पर वो हो जाएगा। उस स्केल में सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। तो ये दोनों के लिए विन विन है। अभी दूसरा, यूएस को खुश करने के लिए भी थोड़ा वहां से अगर हम ले लेते हैं तो डॉलर में उससे डील होगी। और जो प्राइसेस होंगे, मेरे ख्याल से हमने कोई अच्छे प्राइस उससे नेगोशिएट कर रखे होंगे। और नहीं तो क्या, इतनी अगर वॉल्यूम में आपके पास क्रूड आ रहा है, तो रिफाइनिंग के बाद भी तो आपके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। वो देश का ही तो प्रॉफिट है जो रिफाइंड होके जा रहा है। और जिस हिसाब करेक्ट। से रशिया की रिफाइनरीज को अभी मेजोरिटी ऑफ द रिफाइनरीज को अटैक हुआ है ड्रोन का, तो वर्ल्ड में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भी इंडिया एक सप्लायर बन रहा है। और जो क्रूड और रिफाइंड के बीच का प्रॉफिट मार्जिन है, उससे हमें फायदा ही होने वाला है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और आई थिंक चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होंगी, लेकिन इंश्योरेंस वगैरह का उसके रूट में प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि हॉर्मुज बीच पे नहीं आएगा। इसी को आप देख लीजिए, यूई के फुजेरा और अभी ओमान से जो बात हुई है, तो मेरे ख्याल से हमने काफी डी रिस्किंग कर ली है अपनी एनर्जी सप्लाई की। जी बिल्कुल सही। और ये भी मत भूलिएगा, डेल्सी रॉड्रिक्स पिछले कई सालों से हर साल हिंदुस्तान आती हैं, और सत्य साई बाबा पुटपर्ती वाले जो सत्य साई बाबा है, उनकी भक्त हैं, वो वहां भी जाएंगी। तो हमारे उनका पास बॉस जो भी है, था, उनका बॉस भी भक्त था। बिल्कुल एब्सोल्युटली उनका बॉस भी भक्त था। तो एक हमारे ये सिविलाइजेशनल एक तरीके से या रिलीजन बेस्ड कनेक्ट जो हैं, इनका फायदा दिखाई देता है। अदर आप देखिए जिस तरीके से ये विजिट्स हो रही हैं एक के बाद एक और विजिट हुई थी साइप्रस के प्रेसिडेंट की, और इस विजिट के बाद टर्की में आग लगी थी, क्योंकि उसको लगने लगा कि एक ईस्ट मेडिटेरेनियन क्वाड या 3+1 समझौता जो इजराइल ने एक जमाने में सजेस्ट किया था, वो टर्की के खिलाफ वाज ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, और +1 था हिंदुस्तान। इजराइल ने हेक्सेगॉन भी कहा था कि हम ये 4 मिला लेते हैं और उसके साथ हम एक अननेम्ड नेशन को हम लेते हैं। वो एक तरीके से सोमाली लैंड की तरफ इशारा था कि अगर वो हो जाता है तो आपका आईमेक बिल्कुल साफ हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप एक छोटी सी चीज और ऐड करते हैं, और वो है प्रधानमंत्री की 5 नेशन टूर जो पिछले महीने हुई, और अगले महीने एक और टूर होने वाली है। पिछले महीने के टूर में देखिए, यूएई गए एनर्जी सिक्योरिटी, फिर गए नॉर्वे, वहां पे वाटर मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, उनका जो सॉवरेन फंड्स हैं उनके लिए, पेंशन फंड। पेंशन फंड्स। स्वीडन गए हाई टेक्नोलॉजी, नीदरलैंड्स गए एएसएमएल से मुलाकात हुई, चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो मशीनें चाहिए एचिंग की, वो सिर्फ एएसएमएल बनाता है, और उसने कह दिया हम आपको देने को तैयार है। चाहे टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, लेकिन मिड लेवल अगर है, आपको बिल्कुल क्लियर वो मिल जाता है इनटू सेमीकंडक्टर्स। वो गए इटली और आईमैक, क्योंकि इटली में एंड्रोपोलिस पोर्ट भी हिंदुस्तान को मिल गया है, इससे पहले एक और पोर्ट भी मिला था अडानी को। तो एक तरीके से देखिए आप, किसी ना किसी तरीके से हमने अपने 3 जो मेजर पावर्स हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रही थी, या टू सम एक्सटेंट खिलाफ काम कर रही थी, चीन हमने घेरा है ब्रह्मोस डिप्लोमेसी के साथ, फिलीपींस, अब वियतनाम और इंडोनेशिया। टर्की को हमने घेर लिया, आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, और अमेरिका को हम बाईपास कर रहे हैं आईमैक और बाकी सब के साथ। आपको क्या लगता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सडनली कुछ चेंजेस आ गए हैं, हम फ्रंट फुट पे बैटिंग करने लगे हैं?
या हमारा स्टेचर बहुत बढ़ गया? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि हर जगह पावर की ही इज्जत होती है। अगर आप पावरफुल नहीं हो, पहले हम नैम के नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर थे और बाकी लोगों के साथ हम शांति शांति हम इस उसका, लेकिन हम थे क्या, हम सबके दिए पे पल रहे थे, तो हमारी कोई ऐसी वॉइस थी नहीं। हम खुश हो जाते थे यूएन में जाके ये हो गया, लेकिन कुछ थी नहीं। तो जब आपके पास ताकत होती है, जब आपका डंडा होता है, तब लोग आपको सुनते भी हैं। दूसरी बात यह है, कैपेबिलिटीज टेक इयर्स टू बिल्ड अप। आपकी क्षमता बनाने में देश की सालों लग जाते हैं। उसके बाद इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। आपके इरादे उस कैपेबिलिटी पे जब बेस्ड होते हैं, तो फिर आप अपने इरादों को विंग्स दे सकते हो, उनकी उड़ान भर सकते हो, आपकी ख्वाहिशों की उड़ान। तो जब हम गरीब थे, अनाज दोस्तों से मांग रहे थे, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो हम सिर्फ पीस की बात कर सकते थे, कोई सुनता नहीं था। आज की तारीख में हमारे हाथ में हम नेट एक्सपोर्टर वेपन्स के हो गए हैं। ये सिंदूर के बाद हमारी जो लड़ाई की क्षमता है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जो वॉर में वो हमने दिखाया अपना हथियारों का जखीरा, उससे जो है हमारी इज्जत दुनिया में बढ़ी है, हमारा बल बढ़ा है। और उसी के नाते अब हम अपनी जो इच्छाएं हैं या जो हमारी क्षमता है, उसको हम सीमित नहीं रख रहे हैं, लेकिन नेबरहुड के पीछे जो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, अपने एकदम के पड़ोसी को तो नहीं, लेकिन उसके भी आगे का पड़ोस जो है, वहां पे हमने अपनी क्षमता दिखाई है। और ये दिखाई है हमारी जो हमारा प्राइमरी सोर्स रहा है पावर प्रोजेक्शन का, वो ब्रह्मोस है। इस ब्रह्मोस के जैसे आपने बताया, फिलीपींस, वियतनाम हो गया, इधर की तरफ को साइप्रस को दे दिया है, बाकी ग्रीस और आर्मेनिया को भी मिल ही जाएगा अगर मांगेंगे। तो ये चाइना के खिलाफ, और इधर पे तुर्की जो सालों साल से पाकिस्तान को सैन्य मदद दे रहा था, और ऑप सिंदूर में उसने पॉजिटिवली वहां पे अपने ड्रोन पायलट, कमांडर्स और सब कुछ भेजा था। हमारे खिलाफ एक्टिवली तुर्की लड़ रहा था थ्रू पाकिस्तान। उसको हमने एक सबक दिखाया है। और इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट भी हो गई, सिर्फ वेपन ही नहीं, हम एक कंज्यूमर भी हैं। एविएशन में हमारे कितनी एयरलाइंस टर्की के थ्रू जाती थी, कितने लोग टूरिस्ट हम लोग टर्की में रुक के फिर आगे के जाते थे यूरोप की ओर को। इसमें काफी डिक्लाइन आया है। और टर्की चाहे बनता अपने को वो बादशाह है, उसकी इकोनॉमी आज की तारीख में 2.5 लाख कितने पे उसका पहुंच गया है। उसका इन्फ्लेशन रेट जो है, उसके हिसाब से वो अपने को सस्टेन नहीं कर पाता अगर वो पंगे लेगा और उसकी बिजनेस डाउन होगी। तो इकोनॉमिकली एक इंडिया ही एक कंट्री जिसको सब लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, सिर्फ यही है 7.7% जीडीपी राइज अभी भी हुआ था, और अभी भी कंजम्पशन कर रहा है इंडिया। तो इंडिया जैसी मार्केट को छोड़ना टर्की के लिए एक खून निकलने वाली बात है। और इसीलिए वो उनके एम्बेसडर ने बड़ी प्यारी प्यारी बात की थी कि सब लोग, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ दोनों से बात करते हैं, आप हम ही पे क्यों नाराज हो रहे हैं। तो यहाँ उसको अभी चोट लगी है। जब चोट लगी है तो उसका बिहेवियर बदलना चाहिए। नहीं बदलेगा तो ये समझ लीजिए उसको चोट थोड़ी और लगेगी और उसको पछतावा होगा। और ऐसे ही जो बदमाश है उनका जो है एटीट्यूड या उनका सोचने का तरीका बदला जाता है। क्षमता जब बन जाती है, जब हाथ में क्या भय बिन नहीं हो प्रीत वाला जो है वो यहाँ पर आ गया। जब तक आप भय का नहीं है, आपका भय उसके ऊपर, वो प्रीत नहीं करता। ये इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं हो सकता। ये हमारे एडीजीएमओ ने भी बताया था सिंदूर के ब्रीफिंग में, जब डीजीएमओ ब्रीफिंग हुई थी तब यही बात बताई गई थी। आज आपको ग्राउंड में दिख रही है कि जब भय हुआ है तभी उसको प्रीत की याद आई है। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, बिल्कुल सही कहा अभय आपने। जब तक आपके हाथ में ताकतवर डंडा नहीं होगा, दूसरा आपकी बात नहीं मानेगा। और डंडे के लिए आपको मिलिट्री पावर, सैन्य पावर चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक पावर भी चाहिए। और यहीं पे देखिए जो हमारा पॉलिसी रही है, आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लव। वेलवेट ग्लव हम दिखाते हैं, आईमैक है, ईस्ट यूरोप के साथ एफटीए है। आप इस सब कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक क्षमता। आप है ना, से कोविड के टाइम पे आपने वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखाई, वो सब आपने किया।
इससे आपका साफ वो दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्टेचर है वो इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री माइट दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं। यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो रही है, तो उस तरफ चीन फड़फड़ा रहा है कि सर आप हमारे साथ भी कर लीजिए कुछ। अमेरिका कह रहा है सर आप हमारे साथ भी डील कर लीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए, हम हमारे जो दुश्मन हैं चीन और टर्की, उनको घेरने में भी लगे हैं, लेकिन हम कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहे। ये सब दिखाता है कि हमने एक तरीके से सिक्योर पार्टनरशिप्स की तरफ के जरिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अलायंसेस नहीं, पार्टनरशिप्स। एक तरीके से हम किसी भी ब्लॉक के मेंबर नहीं हैं। हम ऐसे पार बनना चाहते हैं जो सारे ब्लॉक्स हमारे साथ बात करें, हम सबसे बात करें। हम किसी के साथ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। एक हम तरीके से एक ब्रिज बन रहे हैं नॉर्थ मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज और साउथ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के बीच में। इस तरह से हमने अपने आप को बीचों बीच विश्व के रखा है कि एक तरफ आपके पास यूरोपियन यूनियन है, एक तरफ मिडिल ईस्ट है और एशिया पैसिफिक या आप इंडो पैसिफिक है। ये थी भाई साहब लोगों, अमित देवी और सज्जनों, मेरे मित्रों, हमारी खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। अभय बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत उत्सुकता से वेट करूंगा अगले संडे की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।